हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी में इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था वो हमने रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था विद बेसिक 1.1, 1.2 एग्जाम्पल वगैरह सब कर लिए थे। आज जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर सेकंड, और सेकंड का जो नाम है वो है पोलिनोमियल्स। क्या नाम है बेटा? पोलिनोमियल्स है। तो पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हम पहले पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना कि मैं अगर पोलिनोमियल्स की बात करूं, किसकी बात करूं? पोलिनोमियल्स की। अगर आपको कोई पूछे कि पोलिनोमियल्स, अब डेफिनेशन तो आ ही जाएगी कौन सा पोलिनोमियल्स कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो पोलिनोमियल्स है ना बेटा, ये दो वर्ड पर सबसे ज्यादा निर्भर। एक होता है वेरिएबल, क्या होता है जिसको आप वेरिएबल्स बोलते हो, एक होता है आपका कांस्टेंट। पोलिनोमियल्स टू टाइप पर है, एक है वेरिएबल्स और एक है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आपका कोई भी नंबर हो गया, कोई भी क्या हो गया? नंबर। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है? नेगेटिव। मतलब इसमें नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो शामिल नहीं है। कांस्टेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, लेकिन जीरो शामिल नहीं है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेट। जो वेरिएबल्स आप पढ़ते हो ना, अल्फाबेट बोलते हो। क्या बोलते हो? अल्फाबेट। वेरिएबल्स हो गए अल्फाबेट, मतलब ए टू मान लो आप जेड, कहां तक मान लो? ए टू जेड। और आपने बोल दिया कोई वेरिएबल एक्स है, कोई वाई है और कोई क्या है? जेड। ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा। पोलिनोमियल्स दो बातों पर निर्भर करेगा। दो बातें कौन सी? एक हो गया आपका वेरिएबल्स, एक हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, उसमें प्लस और माइनस है, नॉन जीरो होना चाहिए। वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो को हम आगे जाकर जीरो पोलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल्स बोलेंगे। और यहां एक लिख रखा है वेरिएबल। वेरिएबल यानी अल्फाबेट होता है। क्या होता है बेटा? अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट माने तो एक्स वाई जेड। अब अगर आपके कभी भी ये वेरिएबल कांस्टेंट को छोड़ दो, मेन है ये वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स में दो बातें आ रखी, क्या आ रखी है? दो बातें। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल को जो एक्सपोनेंट्स है वो दो बातों पर निर्भर करेगी कि वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स एक तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक आपकी क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, पॉइंट वाला कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊं, क्या लिखवाऊं बेटा? अगर डेफिनेशन आपसे पूछे तो डेफिनेशन हो जाएगी इफ ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स, ए वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमने मान लिया एक्स वाई और जेड, कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स, ए वेरिएबल एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव एंड, आर पॉजिटिव एंड होल नंबर्स, आर पॉजिटिव एंड होल नंबर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स, इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स। अगर आपका कोई भी वेरिएबल आ रखा है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स है यानी पावर जो है वो एक तो होनी चाहिए पॉजिटिव और एक क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। अगर ऐसा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स हो जाएगा, अदरवाइज पोलिनोमियल्स नहीं होगा। और अगर आपको कोई पोलिनोमियल्स को पूछ ले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप लिख दोगे इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट इज रिप्रेजेंट बाय पी एक्स और एफ एक्स। पी एक्स का मतलब हो गया पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स और एफ एक्स का मतलब हो गया फैक्टर ऑफ एक्स। ठीक है, ये बातें तो होगी हमारे यहां तक। अब अगर आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल कहूं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स और नोट, इनमें से कौन से पोलिनोमियल्स है और कौन से पोलिनोमियल्स नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि कौन सा पोलिनोमियल्स है और कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मैं लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ये आपका पोलिनोमियल्स है या नहीं? आपको जवाब देना। पोलिनोमियल्स के लिए दो बातें निर्भर करेगी, एक तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्सपोनेंट्स पावर पॉजिटिव होनी चाहिए यानी कि डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखो ये कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना
नहीं है। यहां वेरिएबल है x, x की पावर 2 पॉजिटिव भी है और होल नंबर्स भी है। यहां है x, x की पावर 1 पॉजिटिव भी है और होल नंबर्स भी है, और y की पावर भी पॉजिटिव और होल नंबर्स है। तो आप लिख दोगे इट इज पॉलिनोमियल्स, इट इज पॉलिनोमियल्स। ये तो हमने कर दिया फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, ये अगर आपसे पूछ ले, तो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है ये 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है किसी की पावर कितनी होना, 1/2 होना। कितनी पावर होना, 1/2, और 1/2 आपका एक होल नंबर से नहीं है, 1/2 आपका एक डेसिमल नंबर से यानी इंटीजर्स नंबर में आ जाएगा। नॉन इंटीजर्स जो आप डेसिमल बोलते हैं उसमें होल नंबर आपका 1/2 नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। आप लिख दोगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। और एक एग्जांपल सबसे फेमस है, अगर मैंने लिखा ओनली फॉर 3, क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, तो 3 पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो इसका जवाब देने के लिए आपको ध्यान रखना 3 पॉलिनोमियल्स है। अब आपको इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसके अंदर बेटा वेरिएबल है। अगर मैं मानूं कि यहां पर वेरिएबल है x की पावर 0, और मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मीनिंग ये होता है उसकी वैल्यू कितनी, 1, तो x की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू वापस कितनी आएगी, 3 आएगी। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स तो है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में इसका फेमस नाम है जिसको आप बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हो बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हो। तो ये बातें थी, हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर और वो पॉजिटिव नजर आ रही है तो डिक्लेयर ये हो जाएगा वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है px या fx से। px का मतलब हो गया उसमें ओनली फॉर वेरिएबल x आया, कहीं y लिख रखा उसके अंदर ओनली फॉर क्या आया, y आया। इन बातों को ध्यान रखना। और फिर हमने 3 एग्जांपल लिखे कौन से पॉलिनोमियल्स है और कौन से नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स था, ये भी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसका अलग से नाम दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर डिग्री कभी नेगेटिव नजर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा और होल नंबर। अब हम आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हेडिंग है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। अब 2 टाइप होते कौन कौन से, 2 टाइप में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं ए नंबर लगा के लिखूं, आपको याद रखना कि बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स याद नहीं हो इसके अंदर कितने पद होंगे। और बी अगर हेडिंग लगाओ तो आप ये लगा सकते हो कि बेस्ड ऑन डिग्री। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है बेस्ड ऑन टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स के वापिस कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा, 4 टाइप्स। और सबसे पहला जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है इसको, जीरो पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब जिसके अंदर कोई भी टर्म्स नहीं है, नन ऑफ दीज टर्म्स है, मतलब जीरो टर्म्स है, उसको बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स। और जिसके अंदर एक टर्म होगी, जीरो के बाद कितनी टर्म्स होगी, एक टर्म्स होगी, उसको बोला जाएगा मोनोमियल। क्या बोला जाएगा, मोनोमियल। और जिसके अंदर 2 टर्म होगी उसको बोला जाएगा बिनोमियल। मोनोमियल्स और बिनोमियल्स। और जिसके अंदर 3 टर्म्स होगी उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा, ट्राइनोमियल्स। तो बेस्ड ऑन टर्म्स आर 4 टाइप्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जिसमें ओनली फॉर 1 टर्म्स है। आगे हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे एक का एग्जांपल लेकर। जिसके अंदर कोई टर्म्स नहीं है, नन ऑफ दीज टर्म्स है, उसको बोला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल्स। जिसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स है उसको बोला जाएगा मोनोमियल। जिसके ओनली 2 टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, उसको बोला जाएगा बिनोमियल। जिसके अंदर 3 टर्म्स है उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। अब ये तो हो गया बेस्ड ऑन टर्म्स। अब आपको अगर 4 टर्म्स होगी, 5 होगी, 6 होगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको ओनली फॉर बोला जाता है प्राइन,
ओनली फॉर क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल्स। इनका कोई एक्चुअल में नाम होता ही नहीं है, 3 नाम तक ही है, आगे आपको कोई नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब 4 टर्म्स आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक टर्म्स आ जाए, उसको आप ओनली फॉर क्या बोल दिया करो, पॉलिनोमियल्स बोल दिया, क्या बोल दिया करो, पॉलिनोमियल्स बोल दिया करो। अब बेस्ड ऑन डिग्री है ना, उसके 4 वापिस टाइप होते हैं। अब यहां पहले टर्म्स की बात हो रही थी, अब डिग्री की बात होगी, और जिसकी कोई डिग्री नहीं है, मतलब 0 डिग्री है, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिसकी एक भी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री, उसको बोला जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जिसकी 1 डिग्री है, उसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3, उसको बोला जाएगा लीनियर हो गया, और उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। और जिसकी डिग्री 4 होगी, उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बोला जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख रखा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े, टाइप में होते हैं 2 टाइप, बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन टर्म्स आर 4 टाइप्स, जिसके अंदर एक भी टर्म्स नहीं है वो 0 पॉलिनोमियल्स है, जिसमें 1 टर्म्स है वो आपकी मोनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स है वो आपका बिनोमियल है, जिसमें के अंदर 3 टर्म्स है वो आपका ट्राइनोमियल है। फिर हम बेस्ड ऑन डिग्री में चलते हैं, किस में चलते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री ओनली फॉर 1 वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री 2 उसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 उसको बोला जाएगा क्यूबिक। ये तो हमने बात कर ली इनके नॉर्मल भाग, पूरी हम इनका डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्या इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये क्या होती है, ठीक है। अब इन पॉलिनोमियल्स का जो हमने टाइप पढ़ा है, उन टाइप को हम सबसे पहले ले लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। 0 पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, हम इसमें क्या करेंगे, पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना इन चीजों को। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, ए नंबर हेडिंग है हमारी, हमने लिया था बेस्ड ऑन टर्म्स। क्या लिया था, बेस्ड ऑन टर्म्स लिया था। तो उसमें सबसे पहला जो लिया था वो लिया था 0 पॉलिनोमियल्स। क्या लिया था बेटा, 0 पॉलिनोमियल्स। अब 0 पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाएगा, जिसमें ओनली फॉर कोई टर्म होगी नहीं, नन ऑफ दीज टर्म्स होगी। तो आप डेफिनेशन याद रखना, ए पॉलिनोमियल्स 0 टर्म्स is called a 0 polynomials। जिसके अंदर कोई टर्म्स नहीं होगी, 0 टर्म्स होगी, ओनली फॉर कोई टर्म हो ही नहीं सकती, उसको क्या बोला जाएगा, 0 पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा। और अगर इसमें सेकंड पूछा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स किसको बोला जाएगा, मोनो से ही पता चल रहा है, इसके अंदर ओनली फॉर कितनी टर्म्स होती है, एक टर्म होती है, कितनी होती है, 1 टर्म्स। तो आप लिखोगे ए पॉलिनोमियल्स ओनली 1 टर्म, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल्स। जिसके अंदर ओनली फॉर कितनी टर्म्स हो, 1 टर्म्स हो, उसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल्स बोला जाएगा। इसके एग्जांपल आप देखना ध्यान से थोड़ा सा। मैंने लिखा x, क्या इसके अंदर ओनली फॉर 1 टर्म्स है क्या, पहला डिसाइड तो ये होगा, टर्म्स आप डिसाइड कैसे करो, टर्म्स तभी डिसाइड होगी जब बीच में प्लस या माइनस आएगा। क्या आएगा, या तो प्लस आएगा, ये क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं लिखता हूं यहां पर 2x², ये ओनली फॉर 1 टर्म्स, ऐसे मत बोल देना सर 2 अलग है x² अलग है, नहीं, ये आपकी ओनली फॉर 1 टर्म्स। मैं ये कभी नहीं लिख सकता कि x² + 3, अब ये आपकी 1 टर्म्स नहीं, अब ये कितनी टर्म्स होगी, आपकी 2 टर्म्स होगी, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x की पावर 100 या xyz, ये मेरी ओनली फॉर कितनी टर्म्स है बेटा, एक ही टर्म्स है, ये ध्यान रखना। क्यों, जब तक प्लस माइनस नहीं है, मैं से भी लिख सकता हूं कि y²/2, ये भी मेरी ओनली फॉर 1 टर्म्स है, क्योंकि प्लस माइनस में ही टर्म्स डिसाइड होगी कि 1 है 2 है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स डिवाइड नहीं होगी। ये हमने ये कर लिया। नंबर थर्ड हो जाएगा बिनोमियल्स।
बिनोमियल्स क्या होता है? ए पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल्स टू टर्म्स, कितने टर्म्स? टू टर्म्स, इज कॉल्ड ए मोनोमियल्स, इज कॉल्ड ए, सॉरी बिनोमियल्स, इज कॉल्ड ए बिनोमियल्स। ठीक है सर। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में हो जाएगा x प्लस वाई, कितनी टर्म से नजर आ रही है? 2। मैं लिख सकता हूं x की पावर 100 माइनस 1, कितनी टर्म से नजर आ रही है? 2। क्या मैं ओनली फॉर x y z लिख सकता हूं क्या? नहीं, ये ओनली फॉर वन टर्म से, ये बिनोमियल नहीं है, ये आपका मोनोमियल है। लेकिन जिस दिन मैंने प्लस का 3 लगा दिया, अब ये क्या बन गया? आपका बिनोमियल्स बन गया। क्या बन गया? बिनोमियल्स। इसका मतलब हो गया जिसमें 2 टर्म्स है वो आपका क्या हो जाएगा? बिनोमियल्स हो जाएगा। और अब नंबर 4 बचा, ट्राइनोमियल्स। क्या बचा बेटा? ट्राइनोमियल्स बचा। तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा ए पोलिनोमियल्स, ए पोलिनोमियल्स 3 टर्म्स, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल्स, इज कॉल्ड ए ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 3 टर्म से नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही, 3 टर्म से बिल्कुल। एक एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, 3 टर्म से नजर आ रही है या नहीं आ रही? और एक एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस 2 प्लस वाई और एक्स वाई जेड माइनस का 3। क्या ये आपका ट्राइनोमियल से? क्या नहीं, इसमें ओनली फॉर कितनी टर्म्स है? 2। और जिस दिन मैंने प्लस में x लगा दिया, अब ये कौन सी टर्म्स बन जाएगी? आपकी ट्राइनोमियल्स बन जाएगी। तो ये तो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन टर्म्स का। किसका था? बेस्ड ऑन टर्म्स का। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में हमने 4 टाइप लिखे। जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स वो चीज है जिसके अंदर एक भी टर्म्स नहीं होगी। तो ए पोलिनोमियल्स जीरो टर्म इज कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल्स। मोनोमियल्स वो हो जाएगा जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो? ओनली फॉर वन टर्म्स हो। डिग्री से यहां कोई लेना देना, आप डिग्री 100 लगा दो, 1000 लगा दो, 1 लाख लगा दो, 1 CR लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन टर्म्स आपकी ओनली फॉर वन होनी चाहिए, मोनोमियल। बिनोमियल में टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। और ट्राइनोमियल्स में टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3। ये तो था मेन 4 टाइप्स का। अब जस्ट मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, जैसे 4 आ जाएगी, 5 आ जाए, उसको हम नॉर्मली नाम जो देंगे वो देंगे पोलिनोमियल्स। क्या नाम देंगे बेटा? पोलिनोमियल्स देंगे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री का। बेस्ड ऑन डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ज्यादा समझना। अब हम बेस्ड ऑन डिग्री का पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन टर्म्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री का आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कि बी नंबर हेडिंग थी हमारे कि बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री में सबसे पहला जो आता है नंबर फर्स्ट, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज जीरो, डिग्री इज जीरो। ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज जीरो, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल हम लिखना चाहें, एग्जांपल लिखोगे 3। अब 3 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है? ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज जीरो, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। क्योंकि यहां पर अगर मल्टीप्लाई में देखो x की पावर जीरो है, फिर 4x की पावर आप जीरो लगा सकते हो, फिर 3x की पावर जीरो लगा सकते हो, मतलब कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। अब मैं अगर इसमें सेकंड पॉलिनोमियल्स की बात करूं, तो सेकंड पॉलिनोमियल्स जो मेरा है वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा मेरा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बोला जाएगा? तो आप डेफिनेशन लिखोगे ए पॉलिनोमियल्स, ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री कितनी होगी? ओनली फॉर 1 होगी। टर्म्स कितनी भी हो सकती है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो, वो कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और इसके अंदर एक फेमस नाम ये है कि इसके अगर आपको कोई जनरल फॉर्म पूछ ले, इट इज जनरल फॉर्म, या ऐसे लिख लो कि द जनरल फॉर्म ऑफ
ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स में क्या होता है 0। यहां देखो, यहां x जो आ रखा है इसकी डिग्री कितनी है 1, और जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और अब अगर इसके आपको एग्जांपल ध्यान से देखना, एग्जांपल हो जाएगा x प्लस 2। टर्म्स कितनी भी हो सकती, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकती, लेकिन वेरिएबल जो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 ओनली फॉर कितना है? x प्लस 2 तो लिख दिया ना, x माइनस 2 लिख दो, चलो x माइनस 2, ये भी आपका कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो ये हमने 2 पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ लिए। अब जो ये नंबर थर्ड लिख रहा हूं ना, थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल्स बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या, उसके बारे में सुनना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो जाए, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाए? 2 हो जाए, वो कौन सा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल्स में क्या होता है? 0। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स में क्या होता है? 0 होता है। जो ये ए लिख रखा है ना, मैंने क्या लिखा? ए वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के जो भी आगे मल्टीप्लाई लिख रखा होगा वो ए होगा हमेशा। और जो ये बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स के जो भी आगे लिख रखा होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा। और सी आपका कांस्टेंट है, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके अगर आपको एग्जांपल कोई पूछ ले तो एग्जांपल ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, यहां डिग्री आपको 2 नजर आ रही है। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओनली फॉर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ओनली फॉर 100x स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर डिग्री कितनी नजर आ रही है बेटा? आपको 2 नजर आ रही है। यहां डिग्री कितनी नजर आ रही है आपको? 2। और जिसकी डिग्री 2 नजर आए वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। कौन सा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अब हम थर्ड नंबर पढ़ लेते हैं इसके अंदर। कौन सा पढ़ ले? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जो लास्ट है आपके 4 नंबर, वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखना आप। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हो जाएगी ए पॉलिनोमियल्स डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री 3 नजर आए वो कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल टर्म्स होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी इक्वल्स में क्या होता है? 0 होता है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा? जनरल फॉर्म होती है। और अगर आपको यहां पर कोई इसके एग्जाम्पल पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? एग्जाम्पल पूछ ले, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4, क्योंकि यहां वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 3 डिग्री है। मैं लिख सकता हूं 3x की पावर 3, 3x की पावर 3, क्योंकि यहां वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये हमने 4 टाइप जो थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कि अगर कोई आपसे नोट में कोई 2 पॉइंट पूछ ले, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द डिग्री ऑफ constant polynomials, the degree of constant polynomials is 0। अगर आपको कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछ रहे तो आपको जवाब क्या देना है? 0 आंसर देना। क्या देना है? 0। और अगर आपको कोई डिग्री पूछ ले कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स is not defined मतलब इंफिनिटी। 0 की डिग्री आप नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। और अगर आपको 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछ ले तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ये आप बातों को थोड़ा ध्यान रखना अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि अगर आपके डिग्री हमने कल पढ़ी थी 3,
हमने टर्म्स लास्ट में कितनी पढ़ी थी, हाईएस्ट टर्म्स हमने कितनी ली थी 3, जिसमें नन ऑफ दीज टर्म्स मतलब 0 टर्म्स उसको हमने बोला था जीरो पॉलिनोमियल्स, जिसमें ओनली फॉर 1 टर्म्स उसको हमने बोला था मोनोमियल, जिसके अंदर ओनली फॉर 2 टर्म्स उसको हमने बोला था बिनोमियल, जिसके अंदर 3 टर्म्स थी उसको हमने क्या बोला था, ट्राइनोमियल्स बोला था। और इसके बाद हमने 4th 5 का कोई टर्म का लिया भी नहीं था। और अगर हमने डिग्री की बात की थी, डिग्री हमने हाईएस्ट कितनी ली थी 3, क्योंकि जिसकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और जिसकी डिग्री 1 उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला था, जिसकी डिग्री थी 2 उसको हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी ax² + bx + c इक्वल्स में 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। और एक हमने पढ़ा जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हमने बोला था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, लेकिन मोर देन 3 नहीं पढ़ा था। अगर कभी भी आपके मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, मोर देन 3 टर्म्स, और कभी आपके आ जाए कि मोर देन 3 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री आ जाए, इसको आप ओनली फॉर क्या बोलोगे बेटा, पॉलिनोमियल्स बोलोगे। क्या बोलोगे, ओनली फॉर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। मतलब मोर देन 3 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, या 3 डिग्री से ज्यादा है, 4 डिग्री होगी, 5 डिग्री होगी, उसको नॉर्मली आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स बोलोगे। क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स बोलोगे। ये बात आप ध्यान रखना। अब हम पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे कोई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पूछ ले, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर सपोज कोई एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जांपल मैंने लिखा फर्स्ट x⁻² प्लस x⁻³ प्लस 2x प्लस 3। एक एग्जांपल मेरे पास ये है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं इसके अंदर, x⁻4 प्लस 3x² प्लस x⁻9 प्लस x⁻10, माइनस का 10 ले ले सपोज। क्या ले लिया हमने, माइनस का 10 ले लिया। तो अगर आपसे यहां कोई पूछ ले कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कोई आपसे पूछ ले, और ऐसा कैसा इधर कोई पूछ ले आपसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपसे पूछ ले, तो आप जवाब क्या दोगे। फॉर्मूला क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बताने के लिए यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके पॉलिनोमियल्स आ रखा है, जो ये उसमें आपके वेरिएबल x है, चाहे y है, चाहे z है, चाहे t है, अल्फाबेट वाला कोई भी सिंबल अगर वेरिएबल आ रखा है, उसमें जो हाईएस्ट पावर आ रखी है, जो सबसे बड़ी पावर है, मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है, वही आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल्स की क्या होगी, डिग्री होगी। क्या होगी बेटा, पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगी। तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए variable, variables is the highest power of a variables is called a degree of the polynomials, is called a degree of the polynomials, degree of the polynomials। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, क्या है, हाईएस्ट पावर है, वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आप इस क्वेश्चन में जब नजर दौड़ाओगे, यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितना हो गया बेटा, 3। तो इसकी डिग्री कितनी है फर्स्ट क्वेश्चन की, 3 है। जब आप इसके अंदर आओगे तो यहां पावर 4 है, यहां आपकी कितनी है, 2 है, यहां 9 है, यहां माइनस की 10 है, तो इसकी डिग्री कितनी है। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखो, आपका जवाब आएगा इसकी डिग्री है -10। एक्चुअल में ये आपका पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। क्या है, ये पॉलिनोमियल्स है ही नहीं, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव और होल नंबर्स होना जरूरी, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। यहां तो पावर क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इसकी डिग्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल्स होगा तभी तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स आप बता पाओगे। ध्यान रखना, यहां कभी भी पावर में क्या नहीं आ सकता, माइनस नहीं आ सकता। अगर मैं यहां से माइनस हटा देता हूं, तो अब मैं कह सकता हूं इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, वो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा। अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री पूछे, तो जो आपके पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसमें वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, उसको आपको लेना है, चाहे आपकी डिग्री 100 है, चाहे कितनी भी है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री तो आपको पता है 0,
तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, क्योंकि इसमें x जीरो होता है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे, हम नंबर ऑफ जीरोज आगे पढ़ेंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू आएगी, तो वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स में आओगे, क्या होगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिखें, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ये x+5, x+5 किसका एग्जांपल है, लीनियर का। इसको x इक्वल में करोगे 0, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। जो ये आया है ना -5, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, जीरोज बोलते हो। क्या बोलते हो, जीरोज बोलते हो। क्या बोलते हो, जीरोज बोलते हो। ये x की जो -5 आई है वो जीरोज है, मतलब लीनियर के कितने जीरोज, 1। तो आपको क्वाड्रेटिक के कितने, तो 2। जितनी डिग्री है उतने ही जीरोज आएंगे। और क्यूबिक के कितने, 3। लेकिन मैं कहूं कि अभी जैसे ये एग्जांपल लिख रखा है, इसके जीरोज कितने आएंगे, तो इसके जीरोज के लिए आप एक हमेशा नोट डाल के पॉइंट ध्यान रखना कि कभी भी आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, कभी भी क्या पूछ ले आपसे, नंबर ऑफ जीरोज, तो आप हमेशा लिख देना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये हमेशा ही इक्वल होगी। क्या होगी बेटा, हमेशा ही इक्वल होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कभी भी आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे जितनी उस पॉलिनोमियल्स की क्या होगी, डिग्री होगी। जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ध्यान रखना, जैसे आपको पता है कांस्टेंट में जीरोज डिग्री कितनी होती है, 0, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं, 0। लीनियर में डिग्री कितनी, 1, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने, 1। ये मैंने निकाल के बता दिया। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज कितने होंगे, 2। और क्यूबिक में डिग्री कितनी, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3। अब यहां पर डिग्री है 3 हाईएस्ट, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने, 3। यहां डिग्री कितनी आई, 10, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने के उतने क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो फॉर्मूला ध्यान रखना कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स में होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल्स की डिग्री है उतने के उतने क्या हो जाएंगे, आपके जीरोज हो जाएंगे। चाहे उसकी 100 डिग्री है तो उस पॉलिनोमियल्स में 100 डिग्री होंगे। 3 बातें थोड़ी नोट डाल के आप ध्यान रखना, अगर नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख लेना कि अगर आपसे पूछे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसमें नंबर ऑफ जीरोज ओनली फॉर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर आप नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछ ले, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और आपसे अगर पूछ ले क्यूबिक में कितने होते हैं, तो क्यूबिक में कितने होते हैं, 3, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1, तो जितनी डिग्री उतने 0, तो 1 0 हो गया। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी, 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने, 2। और क्यूबिक में डिग्री कितनी, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने, 3। ये 3 बातें याद रख लेना, एग्जाम में आपको कोई एमसीक्यू पूछ ले तो उसका ध्यान रखना। बाकी तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकाल लोगे तो जितनी डिग्री आएगी उतने उतने क्या आ जाएंगे, जीरोज। अब चाहे उसकी 12 डिग्री है सपोज दैट, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो डिग्री किसको बोला जाता है, द हाईएस्ट पावर। कोई भी वेरिएबल आ रखा है उसमें अगर आपके हाईएस्ट पावर आ रही है, सबसे मैक्सिमम जो पावर है वही आपकी क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये हमने मोटा मोटे तौर पर जो पॉलिनोमियल्स है ना उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि किसकी कितनी डिग्री होगी। और ये जो मैंने नोट लगाया है ना, ये वाला, ये तो मतलब मान लो कि आपके आरबीएससी और सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आरबीएसई और सीबीएसई में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 और 0 की क्या होती है, नॉट डिफाइंड। वहां आंसर में नॉट डिफाइंड आ सकता है, नॉट डिफाइंड आए तो नॉट डिफाइंड कर देना, और में वहां इन्फिनिटी भी लिख रखा हो तो आप इन्फिनिटी ध्यान रख लेना। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों में से एक कोई होगा तो आप थोड़ा ध्यान रखना उसका। ठीक है, तो ये बातें होगी सारी की सारी पॉलिनोमियल से रिलेटेड। डिग्री मैंने बता दी, 0 आपको बता ही दिया कि जो भी आप x की वैल्यू फाइंड करोगे वही क्या, 0। तो लीनियर में 0 1 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, क्यूबिक में कितना होता है, 3 होता है। ये तो हम 0 निकालना बता दें। अब जो आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है ना, एक्सरसाइज नंबर 2.1, उसके अंदर ज्यादा कोई नोट्स है नहीं। नोट्स में फंडामेंटल सीधा सीधा है कि अगर कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में कुछ ग्राफ आपको इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगे। वो कहीं वाई एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, कभी वो एक्स एक्स को करेगा, कभी एक्स एक्स को करेगा भी नहीं, ओनली फॉर वाई एक्स को करेगा। वो पॉजिटिव साइड में करेगा, वो नेगेटिव साइड में करेगा, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव करेगा, वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ करेगा। जो भी जो वैल्यू आपको दे रखी है उसमें आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। अब आपको ये क्या लपड़ा है, अभी तो नंबर ऑफ जीरोस आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बता रहे, अब ग्राफ में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालोगे? तो ग्राफ के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखना है, वो पॉइंट आप कर लोगे तो 2.1 में आपके एक क्वेश्चन दे रखा है,
एक एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों का दोनों सॉल्यूशन हम अभी इसी क्लास में कर लेंगे। तो ये जो था बेसिक ये कंप्लीट हो गया। कल हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर 2 टाइप पढ़े थे, बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन टर्म्स, वापस 4 और 4 टाइप पढ़े थे, मैंने सारे वो बता दिए। वो पहले वाला वीडियो आप देख लेना, आराम से चीजें इजी वे में बताई हुई है। और फिर आज का पॉइंट ये था, कल की क्लास में ये लिखवाना था लेकिन लिखवा नहीं पाए, आज मैंने लिखवा दिया। और एक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वैसे मैंने बता दिया किसी भी पॉलिनोमियल्स को जब जीरो के इक्वल कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। तो इसके बाद हम 2.1 का जो बेसिक है वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है। इस क्लास में 2.1 हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। अब जो 2.1 है ना, एक्सरसाइज 2.1, उसके अंदर कुछ ग्राफ दे रखे हैं, लेकिन ग्राफ से पहले आपको 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। 2 पॉइंट वो है कौन से, वो देखना। अगर नोट में आपसे कोई पूछ ले, नंबर 1 कि आपको दे रखा हो इफ x इक्वल में दे रखा हो पी वाई, और एक आपको दे रखा होगा इफ y इक्वल में क्या दे रखा होगा, पी एक्स। अगर आपको ये दो बातें पता हो जाएगी, अगर p के साथ में y नजर आ रहा है, p के साथ में कौन नजर आ रहा है, y, और इधर p के साथ कौन नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। इफ x इक्वल पी वाई दे रखा है, देन ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस। आपको वो चीजें देखनी है जहां पर ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, y पर। अगर x इक्वल पी वाई वाली कंडीशन दे रखी हो, अगर p के साथ में y आ रखा हो, तो देखना है कि जो ये ग्राफ आपको दे रखा है वो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है बेटा, किसको कर रहा है, y एक्सिस को। अब y एक्सिस जब लिखा तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो ओनली फॉर पॉजिटिव y एक्सिस को करेगा, वो नेगेटिव y एक्सिस को भी करेगा। y एक्सिस ये लाइन ही तो होती है, ये वाली, ये वाला y एक्सिस से ध्यान रखना, ये वाला ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव। चाहे वो पॉजिटिव को कर रही है तो भी आपको काउंट करना है, चाहे वो आपके नेगेटिव को इंटरसेक्ट कर रही है तो भी आपको काउंट करना है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस, लेकिन कंडीशन चेक करना कि ये दे रखी है या ये दे रखी है। अगर आपको इफ y इक्वल्स टू पी एक्स दे रखा है, तो फिर आपको ध्यान रखना, देन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ग्राफ का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है। अगर आपके p के साथ में y आ रखा है, तो ये देखो कि ग्राफ y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे पॉजिटिव को करे चाहे नेगेटिव करे, आपको नंबर ऑफ जीरोस में काउंट करना है। और अगर आपको y इक्वल टू पी एक्स दे रखा, कितना दे रखा बेटा, y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, तो आप ये देखो जो ग्राफ है ना, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव को भी कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, वो सब आपको देखना। ये था। अब मैं कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता देता हूं कि ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है। सपोज दे ये जो लाइन है ना, ये राइट हैंड की तरफ, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको ओनली फॉर एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। मतलब राइट हैंड की तरफ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर सब की सब वैल्यू क्या, पॉजिटिव। और जब हॉरिजॉन्टल लाइन के इधर आ जाओगे लेफ्ट हैंड की तरफ, फिर ये माइनस की वैल्यू शो करेगा, और इसको बोला जाता है एक्स डैश एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा, एक्स डैश एक्सिस। मतलब राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव। और जब ऊपर जाओगे तो ऊपर वैल्यू प्लस होती है 1 2 3, लेकिन इसको वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल है, तो इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है। और जब नीचे आओगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी वर्टिकल लाइन में, वाई एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट, वाई एक्सिस के जस्ट ऑपोजिट वाई डैश एक्सिस होता है। क्या होता है बेटा, वाई डैश एक्सिस। अगर ग्राफ कहीं पर भी इंटरसेक्ट करे, चाहे यहां कर रहा है चाहे यहां कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस में पूरा काउंट होता है। किस में होता है, एक्स एक्सिस में पूरा काउंट होता है। अब जो 2.1 है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 2.1 में जो फर्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है उसको भी क्या कर लेंगे, हम काउंट कर लेंगे। लेकिन मैं दोनों आपको बेसिक, आपके चाहे ये दे रखी हो चाहे ये कंडीशन दे रखी हो, ध्यान रखना है p के साथ y आया, देखो y को कहां का टच कर रहा है, वही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। और p के साथ x आया था, आप ये देखो वो x को कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.1 एक्सरसाइज का, उसके मैंने 3 पार्ट के ग्राफ यहां बनाए। ग्राफ में मैंने अभी बोला था ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ये। और लेकिन जो आपको कंडीशन दे रखी है ना, इस बार कंडीशन दे रखी है आपको ये वाली। कौन सी दे रखी है, ये वाली, कि जो ग्राफ है वो y इक्वल टू पी एक्स वाला। मैंने क्या बोला था नोट में, कि जिसके साथ p के साथ x आ रखा है, p के साथ यहां क्या आ रखा है, x, तो आपको वो देखना ग्राफ x को कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां p के साथ में क्या आ रखा है बेटा, x आ रखा है, p के साथ में क्या आ रखा है, x। तो ये देखो वो ग्राफ
एक्स में कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज, क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले कि नंबर ऑफ जीरोज, क्या पूछे बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, तो मेरी एक्स वाली लाइन ये है ना, क्या यहां पर कोई, ये तो ग्राफ यहां दे रखा, क्या इस लाइन के ऊपर कहीं ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बुक में यह भी हो सकता है कि नो जीरोज, इसके अंदर कोई जीरो है ही नहीं, क्योंकि जो ग्राफ था ना वो ऐसे दे रखी, ऐसी वाली लाइन, ग्राफ अगर यहां इंटरसेक्ट कर रहा क्या होता ना, ये होता। अगर सपोज दैट इसकी जगह कंडीशन ये दे देता कि x इक्वल में दे देता आपको पी वाई, क्या मैं दोनों कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, इसमें दे देता x इक्वल में पी वाई, तब आपको ये देखना था कि p के साथ y आया, ये ग्राफ y में कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है, इस बार ये y में कितनी बार टच कर रहा था, एक बार। अगर ये कंडीशन है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, जीरो, और अगर ये कंडीशन हो जाती है इस क्वेश्चन में तो फिर नंबर ऑफ जीरोज ओनली फॉर कितना होता है, 1, क्योंकि ये ग्राफ यहां पर कितनी जगह टच कर रहा है, ओनली फॉर एक जगह टच कर रहा है, एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं इसके अंदर, 1 होते हैं। लेकिन कंडीशन दे रखी है एक्स में कहां का टच कर रहा है, एक्स इस लाइन पे कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर यहां से आपको कोई जीरोज पूछ ले, इसका आंसर बता रहा हूं, सीधा बॉक्स में बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज। मैंने बोला था एक्स में कहां का टच कर रहा है, एक्स में ओनली फॉर यही तो टच कर रहा है, कहां पर कर रहा है, यहां पर। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोज कितना है बेटा, ओनली फॉर 1 है, कितना है, 1। और अगर ये कंडीशन नहीं होती, कंडीशन ये वाली होती, एक्स इक्वल में पी वाई, ये देखना था वाई में कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई में ओनली फॉर, यहां पर भी कितना टाइम टच कर रहा है, ओनली फॉर 1 टाइम्स, तो नहीं, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितना था, 1 था। और इसके अंदर अगर आपसे पूछे, देखो एक्स में कहां का टच कर रहा है, 1 टाइम, यहां टच कर रहा है 2 टाइम, यहां टच कर रहा है 3 टाइम्स, एक्स वाली लाइन को कितने टाइम्स टच कर रहा है, 3 टाइम्स कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बेटा, 3 है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3। अगर ये कंडीशन थी तब तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3। अगर कंडीशन ये होती, एक्स इक्वल में क्या होती, पी वाई होती, ये देखना था कि वाई में कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई में इस बार कितनी जगह टच कर रहा है, ओनली फॉर 1 टाइम टच कर रहा था, कितने टाइम टच कर रहा था, 1 टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाते, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके साथ पी आ रखा, पी एक्स के साथ आया, देखो ये एक्स वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसमें कहां का इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले वाले ग्राफ में इस लाइन पे कोई ग्राफ इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा था, हमने बोला नंबर ऑफ जीरोज कितने, जीरो, नो जीरोज है इसके अंदर, नो जीरो, कोई जीरो है ही नहीं। और इस वाली लाइन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है, 1 टाइम टच कर रहा था, हमने नंबर ऑफ जीरोज कितने बोल दी, 1। फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें ग्राफ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 3 बार टच कर रहा था, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए हमने बोला नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3। ये थे हमारे पास 3 क्वेश्चन। जो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3 क्वेश्चन और है, 4th, 5th और 6th, इनके बारे में हम नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं। अभी वही कंडीशन चल रही है, ये एक्स के साथ आया, मतलब एक्स वाली लाइन को कितने टाइम्स टच कर रहा है, यहां आप देखोगे तो एक बार यहां टच कर रहा है, एक बार यहां टच कर रहा है, कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने है बेटा, इसके अंदर 2। कितने टाइम्स टच कर रहा था, 2 टाइम्स। ये कंडीशन थी तो 2 टाइम्स। मुझे एक बात बताओ, अगर कंडीशन होती एक्स इक्वल्स में पी वाई, मतलब p के साथ y आया, इसका मतलब देखो वो y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, कहीं पर ये ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है क्या, टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने, 0 है, कोई नंबर ऑफ जीरोज है ही नहीं, नो जीरोज है इसके अंदर। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, ओनली 4 जीरो हो जाएंगे। ये कंडीशन होती है। हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं, मैं कंपेयर में थोड़ा पढ़ा रहा हूं आपको, चीजें इजी हो जाएगी आपके लिए। इसमें देखो एक्स वाली लाइन को कहां टच कर रहा है, या 1 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स, या 4 टाइम्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 4। अगर ये कंडीशन होती तो नंबर ऑफ जीरोज ओनली 4 कितना आता, 1 आता। इसके अंदर देखो नंबर ऑफ जीरोज 1 टाइम्स टच कर रहा है, एक बार यहां ये टच कर रहा है, ध्यान रखना, ये 1 टाइम टच कर रहा है, 2 टाइम्स हो गया, और यहां टच कर रहा है 3 टाइम्स, तो इसके अंदर जो जीरोज होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 3। अगर ग्राफ यहां थे 2 जीरोज, यहां थे 4 जीरोज, यहां थे 3 जीरोज, कंडीशन है कि y इक्वल्स में px, अगर ये कंडीशन है p के साथ x आया, मतलब देखो x वाली लाइन को कहां टच कर रहा है, चाहे पॉजिटिव x एक्सिस को कर रहा है तो भी ठीक, और नेगेटिव एक्सिस को कर रहा है तो भी ठीक। ये बात ध्यान रखना। ये हमारे 2.1 का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। आई होप आपको ये नंबर ऑफ जीरोज कंप्लीट समझ में आ गए होंगे। मैंने दोनों क्वेश्चनों को कंपेयर में पढ़ा है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल घर पे ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे, सेम ही है। यही कंडीशन आपको एग्जाम्पल वापस दे रखी है, y इक्वल में क्या दे रखा है,
पी एक्स दे रखा, y इक्वल में क्या दे रखा, पी एक्स। इसका मतलब p के साथ x आया, तो ये देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये कंडीशन होती कि x इक्वल में पी वाई, क्या होता है, x इक्वल में पी वाई, तो फिर ये वर्टिकल लाइन चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उसमें देखो वो कहां ग्राफ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसे है तो पी एक्स आएगा, ऐसी वाली लाइन है तो पी वाई आएगा। और वहां देखो ये हमने 2.1 कर लिया, कल की क्लास में हम 2.2 कंप्लीट विथ बेसिक विथ एग्जांपल विथ क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर नंबर 2 हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कल की क्लास में हमने 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक फंडामेंटल्स और क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन, उसके पहले बेसिक हम फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो 2.2 है उसके अंदर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, यानी जो इसका जनरल टर्म होता है वो ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल में क्या होना चाहिए था, 0। ये इसकी जनरल टर्म होती है। क्या होती है बेटा, इसकी जनरल टर्म होती है। अब आप कहोगे सर ये इसके अंदर ए क्या है, ये इस बी को में क्या मानना है, ये जैसे सी है इसको क्या मानना है। ए जो है ना वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब हो गया जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आ रखा है। जो भी आपका कांस्टेंट होगा, जो भी आपका नंबर होगा एक्स स्क्वायर का, वो आपका क्या है, कोएफिशिएंट है। जैसे यहां पर ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो बी है वो किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। और सी के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं आया तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। ये इस फॉर्मूले का बेसिक, ये क्या इस फॉर्मूले का बेसिक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एग्जांपल लिखूं आपके सामने, कोई मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, एक एग्जांपल है कि 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल में क्या लिख रखा है मैंने, 0 लिख रखा। और इस वैल्यू में मुझे अगर मेरे को a पता करना हो या b पता करना हो या c पता करना हो तो यह वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी बोला जो a होगा ना वो इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कोएफिशिएंट। मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिख रखा है। और यहां एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में बेटा कितना लिख रखा है, 3 लिख रखा है। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लेना है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लेना। आपको विथ साइन लेना, विदाउट साइन नहीं लेना। जो साइन प्लस आ रखा है तो प्लस ले लो और माइनस आ रखा है तो माइनस ले लो। और b जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। b क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो x के आगे लिख रखा है। लेकिन इस बार x के आगे क्या लिख रखा है बेटा, माइनस का 2 लिख रखा है। क्या लिख रखा है, माइनस का 2, मतलब विथ साइन लेना आपको। क्या लेना, विथ साइन। और c आपके पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट आया आपके पास प्लस का 4। क्या आ गया बेटा, प्लस का 4 आ गया। इसमें हमने ये वैल्यू सीख ली। अब अगर ध्यान से देखो एक एग्जांपल में और बताता। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल में क्या दे रखा हो आपको, ऐसे 0 दे रखा हो। ऐसी कोई इक्वेशन आ रखी। फिर आपसे पूछे कि बेटा यहां पर a का मान क्या होगा या b की वैल्यू क्या होगी। a तो वही है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ लिख ही नहीं रखा। और जहां कुछ नहीं होता वहां मल्टीप्लिकेशन में कितना होता है, 1 होता है। तो यहां एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है बेटा, 1 है। और b होता है जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट यहां कितना लिख रखा है, माइनस का 3। और c अगर आपसे पूछे क्या c आपके सामने नजर आया है क्या, कांस्टेंट है ही नहीं। और जो वैल्यू नहीं होती उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल अगर सपोज ऐसा आ गया कि मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल में लिख दिया 0। अब कोएफिशिएंट तो कोई भी आ सकता है, वेरिएबल आपका x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, अल्फाबेट में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, अल्फाबेट में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में a कितना है, b कितना और c कितना है, तो a होगा जो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के जो भी टर्म्स में आ रखा है, स्क्वायर वाली टर्म्स में जो भी आ रखा है, यहां a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है वैल्यू, 1 है। और b यहां पर क्या t वाली टर्म्स नजर आई है क्या, क्या x वाली टर्म्स यहां नजर आ रही है, 1 डिग्री वाली टर्म्स यहां नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यहां b की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। यहां b की वैल्यू कितनी है, 0 है। और c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में माइनस का
3, यहां सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो ये हमने क्वेश्चन थे, क्योंकि अब आपका क्वेश्चन ये होगा कभी टी स्क्वायर की तो हटा दो, तो टी स्क्वायर यहां कभी नहीं हट सकता। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपको रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं रखी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आपने नहीं रखी, तो फिर वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं है तो फिर इसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं हो सकती। डिग्री 2 होना जरूरी है, तभी आप ए बी सी बता सकते हो। उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स तो आएगी आएगी। एग्जामिनर दो तरीके से सवाल बना सकता है, एक्स स्क्वायर वाला रख ले, एक्स वाला रख दे, कांस्टेंट को हटा दे। जो हटा दिया गया उसकी वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कभी ऐसा हो सकता है एक्स स्क्वायर वाला रख दे, एक्स वाली टर्म्स हटा दे और आपको कांस्टेंट दे रखा हो। क्या दे रखा हो? कांस्टेंट दे रखा हो। तो फिर ए की वैल्यू कुछ हो जाएगी, बी वाली है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कांस्टेंट आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा। ये था इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, फिर आप जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज निकालोगे, आपको पता है कि जो हम जीरोज निकालेंगे उस जीरोज को हमने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 जीरोज होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 जीरोज होते हैं। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कोएफिशिएंट होते हैं, जीरोज होते हैं, उसमें रिलेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि बेटा अगर आपको पता है कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल में होता है 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। और आपको 100% पता है कि जब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, इसके फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम जो आप फैक्टर मेथड पढ़ते हो, जो मिडिल टर्म का स्प्लिट होता है ना, उसमें जो मेथड पढ़ते हो उसमें एक्स की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो जो 2 आती है उसमें जो एक्स की फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे अल्फा। एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको क्या बोलोगे? अल्फा। और एक्स की जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे बीटा। यानी एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू आएगी उसको आप बोलोगे बेटा अल्फा, और एक्स की जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे? बीटा बोलोगे। तो जो आपके कोएफिशिएंट है, मतलब ए बी सी, और जो अल्फा और बीटा आपने निकाला, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? मैं दो तरीके से रिलेशन बता सकता हूं। रिलेशन में यह है कि मैं उन जो जीरोज हैं अल्फा और बीटा को कभी कर सकता हूं सम, यानी मैं लिख सकता हूं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। और कभी कभी मैं ये कर सकता हूं कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये मेरे को चीजें सीखनी। तो मेरे पास दो फॉर्मूले यहां से ये बन सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। अगर आपको कभी भी सम ऑफ जीरोज करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का सम करोगे, वहां जो वैल्यू आएगी कोएफिशिएंट के अंदर वो आएगी माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस का बी, तो माइनस तो फॉर्म बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका हो जाएगा बी, और ए होता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। और इसका अगर सेकंड फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? सेकंड। अगर इन दोनों को मैं कर दूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर आपको इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट पूछा जाए यानी अल्फा बीटा पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको क्या करना है बेटा? याद रखने। अगर आपने ये याद रख लिया फिर 2.2 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके फॉर्मूले हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएंगे बेटा? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसमें आपको जीरोज फाइंड करने। तो 100% कल की क्लास ये थी कि जितनी डिग्री होगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स में होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी? 2। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे? 2। तो जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, जो एक्स और कोई भी आपका वेरिएबल आ रखा होगा, जो पहले वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। लेकिन जो ये अल्फा और बीटा है, तो ये तो इसको बोल दिया मैंने जीरोज, और कोएफिशिएंट है ए बी सी, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन होता है।
क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन कौन सा है कि सम ऑफ जीरोज। एक बार मैं ये करता हूं अल्फा और बीटा को आपस में प्लस कर देता हूं, तो अगर अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी सम ऑफ जीरोज करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस का बी अपॉन ए। क्या आएगी, माइनस का बी अपॉन ए। और अगर मैं दोनों को कर दूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का क्या कर दूं मैं, प्रोडक्ट कर दूं, तो जो प्रोडक्ट करने पर अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट करो उसकी वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। क्या वैल्यू आएगी बेटा, सी अपॉन ए। तो ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था उसके जीरोस फाइंड करने के बाद वेरीफाई करने का ये एक तरीका। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है 2.2 में, इसका जो सेकंड क्वेश्चन जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, जस्ट इसका उल्टा है, वाइस वर्सा जिसको आप बोलते हो। उल्टा क्या है कि आपको अल्फा और बीटा दे रखे होंगे, अल्फा और बीटा दे रखे होंगे, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में यह था कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देने के बाद आपसे जीरोज पूछे गए थे अल्फा और बीटा, फिर इनका वेरिफिकेशन पूछा गया था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में माइनस का बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स में सी अपॉन ए होता है। ये तो फंडामेंटल्स थे। अगर आपको मैं बोल दूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, फिर आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालो, फिर इसका क्वेश्चन हो जाएगा ये सेकंड वाला। दो ही क्वेश्चन है इस 2.2 के अंदर। फर्स्ट में तो जीरोज निकाल के वेरीफाई करना है, सेकंड वाले के अंदर आपको जीरोस दे रखे होंगे और आपको क्या निकालना। अब जीरोस देने में भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी, कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फा और बीटा दे दे और फिर आपको जीरो पूछ ले, फिर अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो, फिर अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पहले से आपको कहते हैं कि सम ऑफ जीरोज ये दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे, तो वहां कंडीशन ये बनेगी कि अल्फा प्लस बीटा पहले से आपको दे रखा है और अल्फा बीटा आपको पहले से दे रखा है। जब अल्फा और बीटा अलग अलग आपको दे रखे हो तो पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा कर लो और फिर आप अल्फा बीटा कर लो, तो आपके क्या आ जाएंगे बेटा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जो सेकंड हेडिंग है ना इसकी, नोट के अंदर ध्यान रखना कि इफ टू जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर अल्फा और बीटा आपके पास टू जीरोज गिवन है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स में क्या बन जाएगा बेटा, जीरो बन जाएगा। ये है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने का मेथड। अगर आपको अल्फा और बीटा कुछ भी दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालो और फिर अल्फा बीटा निकालो, इसमें वैल्यू करो, और जो ये फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का आपके पास क्या है, मेथड। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा जाए, जब आपको अल्फा, इफ टू जीरोज अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर अल्फा और बीटा आपके पास दे रखे हैं पहले से, क्या है, अल्फा और बीटा आपको दे रखे हैं, तो फिर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होगा उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। फिर इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इफ टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर 3 and 2, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोज आपको क्या दे रखे हैं, 3 and 2, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और अगर आपको जीरोज दे रखे हैं देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको कोई भी टू जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 3 and 4 दे रखे हैं और फिर आपसे पूछा जाए देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको गिवन क्या है, गिवन ये दे रखा है बेटा कि जो फर्स्ट जीरोज है उसको बोला अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 3 दे रखी है। और बीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। क्योंकि मैंने पहले वाले अभी लेक्चर में यह बोला था कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको इन दोनों का सम दे रखा हो, कोई जरूरी नहीं इनको दोनों का क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो। ये आपको अल्फा और बीटा भी दे रखा होगा। जो अल्फा प्लस बीटा वाला क्वेश्चन है वो आपकी बुक का क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा कुछ आ रहा है
कि अगर आपको एक जीरोज दे रखा अल्फा और एक जीरोज दे रखा बीटा, वो आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले से नहीं दे रहा, वो कह रहा आप खुद निकालें इसकी वैल्यू। तो अगर आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन का क्या निकाल लोगे, आंसर निकाल लोगे। तो मैं रख रहा हूं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस क्या बेटा, अल्फा की वैल्यू आपके पास 3 है क्या, फिर प्लस बीटा की वैल्यू 2, फिर हो जाएगा x प्लस अल्फा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 और 2 कितना होता है 5, तो माइनस का 5 और पीछे लगा दो इसके x, तो माइनस का 5x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इक्वल में आ जाएगा 0। तो बेटा ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ना, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये आपकी है इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो ये 2.2 जो है ना 2.2 उसका कंप्लीट फंडामेंटल्स आपके सामने तैयार है कि आपको दो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देख के आपसे जीरो पूछा जाएगा, एक आपको जीरोस देकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा जाएगा। अगर आपको जीरोस देकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ये तो था इसका फंडामेंटल। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना, हर बार जरूरी नहीं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको पहले से प्लस करके दे रखे हो। आपको ये भी बोल सकता है अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या पूछा जाए, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने क्वेश्चन भी पूछा है कि 2 0 जी अल्फा आपको दे दिया और बीटा आपको दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछ ले। तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा या तो निकाल लो या सीधी वैल्यू पुट कर दो। तो आपके पास जो ये इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्या आया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया। ये 2.2 का कंप्लीट बेसिक है, बाकी क्वेश्चन ज्यादा है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 दे रखे और फिर सेकंड क्वेश्चन ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर शुरू किया था और 2.1 और कंप्लीट कर ली थी। और 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कल की क्लास में किया था और आज की क्लास में 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं आपके दो, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप आपको सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक से समझ में आ रही होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके 2.2 का, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आप इस चीज के ऊपर गौर करना, ये मैंने जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में आपको मैंने रिलेशन बताया था कि इनका रिलेशन होगा कैसे। ठीक है, तो पहले आपके सामने एक फॉर्मूला दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्ड मेथड से आपको फैक्टर्स करने हैं। ये मिडिल टर्म्स स्प्लिट वाला है, आपको पढ़ रखा होगा 8th और 9th के अंदर। मुझे यहां से x की 2 वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं सबसे पहले काम करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स में पहले क्या कर दूंगा 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब हो गया मुझे मिडिल वाले टर्म्स को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। होगी कैसे, आप पहले वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को क्या रख दो बेटा, सेम रख दो। इन नंबर को कोई चेंज करना ही नहीं। अब मेथड यह है कि जो ये फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, इन दोनों को आपस में आप कर दो मल्टीप्लाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि मिडिल टर्म्स वाला जो स्प्लिट करूंगा उसमें मेरे मल्टीप्लाई करने पर मेरे जो रिजल्ट आएगा वो आना चाहिए माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। जब माइनस 8 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर। और जब मैं चाहे प्लस करूं या मैं माइनस करूं, जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास माइनस का क्या आना चाहिए, वापिस 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, माइनस का 2x। मुझे माइनस 8 के ऐसे 2 फैक्टर्स सोचना है कि प्लस करने पर माइनस का 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस का 4x और प्लस का 2x। जब माइनस के 4x में से 2x को माइनस करोगे तो माइनस का 2x बच रहा है। माइनस 4 को 2 से करोगे माइनस का 8 आएगा। x को x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने मिडिल टर्म्स का क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया। इसको बोला जाता है रूल ऑफ मिडिल टर्म्स स्प्लिट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे पास फैक्टर बनाने, तो फैक्टर्स बनाने के लिए एक पेयर मेरा ये बन गया और एक पेयर मेरे पास ये बन गया। तो बेटा देखो, इधर भी x है और इधर भी x है, तो x में क्या ले सकता हूं, इसमें कॉमन आ सकता है। x क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो जब x स्क्वायर में से x कॉमन आया तो इधर क्या बचेगा, x। फिर सिंबल किसका है, माइनस का। और x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आ गया,
4 आ गया। और मैथमेटिक्स में फैक्टर्स जो रूल है वो रूल ये कहता है कि जैसा यहां होगा वैसा का वैसा आगे भी होगा, सेम टू सेम चीज होगी। तो अब देखो यहां साइन किसका है, यहां साइन है प्लस का, तो मेरे को यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा प्लस, और माइनस हो तो क्या लेना पड़ेगा माइनस। इधर भी 2 है, इधर भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 मेरे क्या आ गया एलसीएम। लेकिन इधर x है, लेकिन इधर x नहीं है, तो x मेरे क्या नहीं आ सकता, कॉमन नहीं आ सकता। तो मेरे पास वापिस x माइनस 4 और x प्लस 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इक्वल में हो गया 0। इधर भी x माइनस 4, इधर भी x माइनस 4, x माइनस 4 में लेके आया बाहर, तो इधर तो बचा x, यहां बचा प्लस, ये मैं बाहर ले आया तो इधर बचा प्लस का 2। अब आपको काम ये करना है कि जो x माइनस 4 आया उसको इक्वस में कर दो 0 के, और x प्लस 2 को आप इक्वस में कर दो 0 के। यहां से x की वैल्यू आएगी, माइनस का 4 ट्रांसफर हुआ प्लस का 4, माइनस का 4 ट्रांसफर हुआ प्लस का 4, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आपके माइनस का हो जाएगा। ये हमने फैक्टर्स किए हैं, इसके क्या किए हैं, फैक्टर्स किए हैं। लेकिन अगर आपसे यहां पर वेरीफाई भी पूछा गया, क्या है, वेरीफाई भी पूछा गया है, तो आप ये लिख दोगे 100 जीरोज आर। तो फर्स्ट जीरो को मैंने बोला था अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू होगी आपके पास 4, और सेकंड वाले जीरो को बोला था बीटा, और बीटा को आप बोल दोगे माइनस का 2। तो ये मेरे पास 2 जीरोज आ गए, एक आया है 4, एक आया माइनस का 2। अभी तक तो ये जीरोज ही फाइंड किए, लेकिन इसके अंदर मेरे को क्या करना है बेटा, वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मैं साइड में इधर कर रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि वेरीफाई में आपको ये वाली लाइन यहां लिखनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। यहां से अगर बेटा मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू कितनी, a क्या था कल की क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है। मैं पूछूं आपसे कि b कितना है, तो b था आपका कोफिशिएंट ऑफ x, क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2, और c था आपका कांस्टेंट, c कांस्टेंट यानी माइनस का 8। तो ये मेरे पास a b c आ गए। अब मेरे को करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहली कंडीशन थी सम ऑफ जीरोज। क्या कंडीशन थी बेटा, कि सम ऑफ जीरो, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का b अपॉन ए। क्या मेरे पास अल्फा की वैल्यू 4 है क्या बेटा, बिल्कुल। फिर साइन किसका, प्लस का। क्या बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 है, बीटा की वैल्यू मेरे पास -2 है। इक्वल्स में हो जाएगा, माइनस तो आ गया फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2, और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2, इक्वल्स में माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 अपॉन 1। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में 1 का डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये इक्वल्स आया या नहीं आया, एकदम इक्वल आ रखा। क्या है, ये तो मैंने कर दिया सम ऑफ जीरोज। क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोज। और अगर मैं सेकंड कंडीशन इसमें लिखूं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको आप बोलते हो अल्फा बीटा, फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन ए। क्या हो जाएगा बेटा, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा करोगे तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, c है आपके पास माइनस का 8 अपॉन 1, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 8। ये आपने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके आपने वेरीफाई किया है। और सबसे पहला काम वेरीफाई दे तो ही क्वेश्चन में वेरीफाई करना, अदरवाइज वेरीफाई आपको नहीं करना। यहां आपसे वेरीफाई का पूछा गया, यहां आपसे वेरीफाई का बेटा पूछा गया, तब आपने क्या किया, वेरीफाई किया। पहले हमने अल्फा और बीटा निकाल दिए, फिर हमने वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के आपको क्या करने, फैक्टर्स करने। तो अभी फैक्टर्स में हमने रूल ये पढ़ा था कि जो पहले वाला लिख रखा 4s स्क्वायर और प्लस का 1, इसको तो लिख दो आप एज इट इज। क्या लिख दो बेटा, एज इट इज। अब मन ही मन आपको यह सोचना है कि जब मैंने 4s स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 4s स्क्वायर को प्लस 1 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया 4s स्क्वायर प्लस का। अब मेरे को ये जो मिडिल टर्म्स वाला है ना, माइनस का 4s, इसके ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं, जब मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास वापस आ जाए प्लस का 4s स्क्वायर, और प्लस या माइनस कुछ भी करूं मेरे पास आ जाए माइनस का 4s। तो मैं इसमें लिख सकता हूं माइनस का 2s और माइनस का 2s। देखो
माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस, 2 को 2 से करोगे 4, s को s से करोगे s स्क्वायर यानी प्लस का 4s स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास एक पेयर बेटा बन गया ये और एक बन गया आपके पास ये, तो इधर भी s है इधर भी s है, तो मैं s ले लेता हूं कॉमन। इधर भी 2 का डिवाइड हो रहा है इधर भी 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन। तो पीछे देखो 2 का डिवाइड 4 में करने पर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। s स्क्वायर में से s कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा s। अब साइन किसका है, माइनस का। किसका साइन है, माइनस का। 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम्स, s का s में डिवाइड 1 टाइम्स, यहां डिवाइड हो गया आपके ये टाइम्स। मैंने कहा था जैसा यहां होगा वैसा का वैसा यहां पर भी होगा, क्योंकि फैक्टर्स का रूल है, जैसा यहां वैसा वैसा। यहां देखो किसका साइन, माइनस का, तो इधर भी किसका आएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 इधर से डिवाइड नहीं हो, इसका मतलब 2 कॉमन आपका नहीं है। s इधर है लेकिन s इधर नहीं है, तो s भी कॉमन नहीं है। और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता बेटा वहां हमेशा कॉमन कितना होगा, 1 होगा। कितना कॉमन होगा, 1। तो देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 में वापिस कंप्लीट कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचेगा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 यहां कॉमन ले लिया, यहां तो बच गया आपका 2s, फिर माइनस, जब मैंने ये कॉमन यहां ले लिया फिर माइनस का 1 बच गया, इक्वल्स में क्या बच गया आपका, 0 बच गया। तो अब मैं लिख सकता हूं कि 2s माइनस 1 इक्वल्स में कर सकता हूं 0, और इधर भी लिख सकता हूं 2s माइनस 1 इक्वल्स में क्या कर सकता हूं, 0। तो इधर आएगा बेटा 2s, माइनस का ट्रांसफर हुआ किसका हो गया, प्लस का। s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1/2। इधर भी ऐसा सेम काम हो जाएगा, 2s इक्वल्स में माइनस का 1 ट्रांसफर हुआ प्लस का, और मल्टीप्लाई वाला साहब कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहां पर s की वैल्यू आई है 1/2, इधर भी क्या आई है 1/2, यहां वैल्यू सेम आई। वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आगे जाकर हम जब 4th चैप्टर पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला, वहां हम जो रूट्स है ना उसके हम नेचर पढ़ेंगे कि इक्वल रूट्स है, डिफरेंट रूल्स हैं, इमेजिनरी रूल्स हैं। तो ये यहां पर है, ये आपके इक्वल रूट्स हैं। कभी इक्वल भी आ सकता है, कभी इक्वल नहीं आए, कभी इमेजिनरी भी आ सकते हैं। तो इमेजिनरी 11th क्लास में, यहां का कोई ज्यादा टॉपिक है नहीं। और अब हम इसके अंदर कर लेते हैं वेरीफाई। तो बेटा मेरे पास अल्फा की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/2, और मेरे पास जो बीटा की वैल्यू आई है वो भी आई है 1/2। मेरे पास ये 2 जीरोस आ गए, जीरोस तो निकाल दिया। अब मेरे को करना वेरीफाई। जब मैं इसके अंदर वेरीफाई करूंगा तो मेरे को a की वैल्यू बतानी। a वो होता है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो अब x स्क्वायर तो है नहीं, तो यहां है s स्क्वायर। तो s स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 4। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मुझे बताना b का वैल्यू। तो b की वैल्यू होती है x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर s का कोएफिशिएंट कितना, माइनस का 4, तो b हो जाएगा आपका माइनस का 4। c होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट कितना है, प्लस का 1। कितना है बेटा, प्लस का 1। अब मेरे को जो वेरीफाई करना वो करना सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हो जाएगी, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b अपॉन a। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2, प्लस का बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये हो गया माइनस, b की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू भी है 4। 1/2 हाफ और हाफ हो जाता है बेटा 1, और माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 का डिविजिबल हो जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो ये हमने कर दिया वेरीफाई सम ऑफ जीरोज का। किसका, सम ऑफ जीरोज का। तो सेकंड हो जाएगा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा, फॉर्मूला हो जाएगा c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1, b की a की वैल्यू कितनी बेटा 4। 1/2, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, इक्वल्स में भी आ गया 1/4। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया वेरीफाई का। तो हमने पहले निकाले जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज आते हैं, 2। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। जितनी डिग्री होगी उतने उतने क्या हो जाएंगे आपके, जीरोज हो जाएंगे। तो एक जीरो होता है अल्फा और एक होता है बीटा। आप चाहे अल्फा और बीटा किसी को ही ले लो। आप पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा किसी को बोल सकते, बीटा किसी को बोल सकते थे, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई करने पर कोई रिजल्ट में ज्यादा कोई चेंज आता नहीं। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कर लिया इसका सेकंड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है वो, अब जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमने देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर एक मिस्टेक है कि यहां पर लिख रखा x स्क्वायर फिर -3। तो ध्यान रखना, इसका एक सिस्टोमेटिक जनरल टर्म होती है
कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आएगी, फिर एक्स वाला कोफिशिएंट आएगा, फिर कांस्टेंट आता है। तो पहले इसको सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 7x आगे आ जाएगा, और फिर आ जाएगा माइनस का 3, और इक्वल्स में क्या करना है, जीरो करना है। क्या करना है बेटा, जीरो करना है। तो मैंने बोला था पहले वाला सेम टू सेम और लास्ट वाला भी आपको रखना है सेम। अब मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई, मन ही मन मल्टीप्लाई ये करो कि जब मैंने 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास रिजल्ट आया माइनस का 18। ध्यान रखना, माइनस का 18। अब जो -7 है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने पर वापस -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस का 7। तो मैं लिख सकता हूं माइनस का 9x और प्लस का क्या लिख सकता हूं बेटा, 2x लिख सकता हूं। देखो माइनस के 7x में से 2x जाएगा, माइनस का 7x बचेगा। -9 को +2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18 आएगा। तो एक पेयर आपके पास ये बन गया, एक आपके पास ये बन गया। तो यहां से मेरे देखो x भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 का डिवाइड 6 में किया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। x² में से x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x। फिर माइनस 3 का डिवाइड 9 में कितने टाइम्स, 3 टाइम्स x मैंने कॉमन ले लिया। और अभी बोला था जैसा यहां है वैसा का वैसा यहां भी होगा, क्योंकि यहां मेथड यही कहता है। यहां साइन किसका, प्लस का, इधर भी किसका आएगा, प्लस का। 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। x इधर है, x इधर नहीं है, x भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है बेटा, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां मैंने बोला था क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। ये और ये वापिस कॉमन आ जाएगा। तो यहां लिखोगे 2x माइनस का 3, तो इधर बचेगा 3x प्लस का यहां बचेगा 1, इक्वल्स में क्या बच गया बेटा, 0। 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स में 0, इधर हो जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल्स में हो जाएगा 0। इधर होगा 2x माइनस का 3 उधर गया, प्लस का 3। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा। ये मेरे पास x आ गया, मैं इसको x भी बोल सकता हूं, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2। तो इधर आएगा आपके 3x प्लस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा बेटा डिवाइड में। ये मेरे पास x की जो सेकंड वैल्यू है वो मेरा सेकंड 0 है, और सेकंड 0 को मैं क्या बोल दूं, इसके अंदर बीटा बोल दूं। क्या बोल दूं बेटा, बीटा बोल दूं। अब मेरे को करना है इसके अंदर वेरीफाई। क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले a ढूंढना पड़ता है। वेरीफाई करने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है, a ढूंढना पड़ता है। a मेरे x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 6 है। फिर होता है मेरे पास b होता है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 7। और c होता है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 3। क्या है बेटा, माइनस का 3। तो ये तो मेरे पास आ गई, और अल्फा बीटा मेरे पास आ चुके हैं। अल्फा मेरे पास में है 3/2 और बीटा मेरे पास में है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो सबसे पहला जो जीरोस होगा वो हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का b/a। क्या आएगा बेटा, माइनस का b/a। तो अल्फा है मेरे पास 3/2 प्लस यानी माइनस का 1/3, माइनस का फॉर्मूला b की वैल्यू होगी माइनस का 7 और a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो मैं यहां से 6 एलसीएम ले सकता हूं। तो 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, प्लस और माइनस माइनस। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 को वापस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। इधर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6 आ जाएगा। 9 - 2 हो जाएगा आपका 7/6, और इधर भी आ जाएगा आपका 7/6। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने वेरीफाई इसका कर दिया है। सेकंड जो वेरिफिकेशन होता है, सेकंड वेरिफिकेशन होता है कि अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a। अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, c/a। तो अल्फा की वैल्यू है आपके पास 3/2, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/3, सी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3, ए की वैल्यू है आपके पास में 6। तो 3 को -1 से करोगे तो माइनस का 3, 3 को 2 से करोगे 6, इक्वल में आ जाएगा माइनस का 3/6। ये हमने इस क्वेश्चन का क्या कर लिया बेटा, वेरीफाई कर लिया है कि हमने पहले जीरोज निकाले, एक अल्फा निकाला, एक क्या निकाला, बीटा। फिर वेरीफाई में ए बी सी आता है, फिर अल्फा बीटा हमने लिख दिए। ये हमारा अल्फा हो गया और ये मेरा क्या हो गया बेटा, बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा बीटा में होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए, और 3 के 3
बेसिक से आपको समझ, इसके 3 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हैं, ये आप इनको बिना देखे घर पे आराम से ट्राई करें, उसके कर लिए थे। 4, 5th और 6 पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना पड़ेगा। आज इस क्लास में हम कंप्लीट चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसका 4 क्वेश्चन आप देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है 8u² प्लस 8u। अभी तक 3 क्वेश्चनों में ये हुआ था कि आपको ओनली फॉर मिडिल टर्म्स का स्प्लिट दे रखा था। मिडिल टर्म का क्या दे रखा था? स्प्लिट। मतलब 3 टर्म थी, उसमें स्क्वायर वाली टर्म भी थी, उसमें एक्स वाली भी थी, उसमें कांस्टेंट भी था। यहां पर कांस्टेंट क्या है? गायब है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है कि अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए पहले जो भी आपके पास पॉलिनोमियल्स है उसको किसके इक्वल करना पड़ेगा बेटा? 0 के इक्वल। अब मेरे यहां पर 4 भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम्स, u² में से u कॉमन ले, पीछे क्या बचा? u प्लस 4 का डिवाइड 8 में कितने टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स, और u का u में कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। इक्वल में क्या हो गया? 0। ये क्वेश्चन का एंड होने वाला। अगर मैं 4u को 0 के इक्वल कर दूं और u प्लस 2 को किसके इक्वल कर दूं? 0 के। मुझे यहां से u की वैल्यू चाहिए 0, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा बेटा यहां पर डिवाइड में, तो जो u की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आएगी, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर क्या आता है? 0 आता है। या u की वैल्यू प्लस का ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई है। आप लिख दोगे 100 जीरोज। एक जीरो होता है अल्फा, अल्फा आपके पास आ गया 0, और बीटा होता है वो आ जाएगा आपके पास -2। ये तो हमने इस क्वेश्चन के क्या निकाल दिए बेटा? जीरोज फाइंड कर दिए। क्या फाइंड कर दिए? जीरोज। डिग्री 2 होती है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे? 2। नंबर ऑफ जीरोज बोल दो, नंबर ऑफ रूट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अब इनका आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए इनका आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई में हो गया 4u² प्लस का 8u। वेरीफाई में सबसे पहला काम होता है कि सम ऑफ जीरोज होता है, कि आप एक बार जीरोज को क्या कर दो? प्लस कर दो। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला बनता है बेटा माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। और अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा पड़ा है, और अगर आप इसके सेकंड कंडीशन में जाओगे, तो सेकंड कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इन जीरोज का क्या करना? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। फॉर्मूला बनता है c अपॉन ए। क्या बनता है बेटा? c अपॉन ए। तो मेरे पास ए बी सी चाहिए, और एबीसी आपको पता है जो ए होता है वो x² यानी स्क्वायर वाली टर्म्स का क्या होता है? कोएफिशिएंट। बी होता है जो बिना स्क्वायर यानी u यानी x, जो भी उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, c कांस्टेंट होता ही है। मुझे यहां पर चाहिए a, तो a मेरे पास ये हो जाएगा जो u² के मल्टीप्लाई में, तो a हो गया मेरे पास 4, b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8, क्योंकि u के कोएफिशिएंट है, और c यहां आया नहीं है, तो c कितना हो जाएगा साहब? 0 हो जाएगा। c यहां नहीं आया तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अब मेरे पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 0, प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 2, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू मेरे पास है 8, और ये हो जाएगा मेरे पास a की वैल्यू 4। 0 में माइनस का 2 करोगे तो माइनस का 2 ही आएगा, और माइनस तो आ गया। 4 का डिवाइड 8 में करोगे तो वो आएगा माइनस के 2 टाइम्स। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया इक्वल में। अब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा की वैल्यू कितनी? 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी? -2, ये रही यहां पर, इक्वल में c की वैल्यू यहां है ही नहीं, तो c की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आता है? 0, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर क्या आता है बेटा? 0 आ गया। ये हमने इस क्वेश्चन का क्या कर लिया बेटा? वेरिफिकेशन कर लिया। क्या कर लिया? वेरिफिकेशन कर लिया। ये चीजें आपके इस क्वेश्चन का क्या है? सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका 5, तो जो 5 है वो इसी में कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 है t² माइनस का 15, t² माइनस का 15। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले कुछ बातें बता दूं आपको। मुझे यहां से t की 2 वैल्यू चाहिए। सपोज दैट कभी ऐसा आ गया कि x² माइनस का 3 आ गया, ये आपके एक एग्जांपल है। इसको अगर इक्वल में करोगे 0, तो यहां से x² प्लस का 3 ट्रांसफर होगा, सॉरी माइनस का 3 ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। और यहां से जब भी स्क्वायर हटता है तो आपको यह पता है इधर स्क्वायर रूट यानी रूट लग जाता है, लेकिन रूट में भी कंडीशन होती है, यहां लगता है प्लस एंड
माइनस। इसका मतलब इसका एक जीरो जो आया है वो प्लस का √3 आया है और एक आया आपके पास में माइनस का √3। उससे पहले ये बात है समझ। अब आप कहोगे क्या सर यहां माइनस है यहां पर भी माइनस, कभी प्लस भी हो सकता है क्या? सपोज सोचना कि अगर यहां आ गया x² प्लस का 3 इक्वल में क्या लिख रखा है इसने 0 लिख रखा है, तो यहां से जब x² निकालोगे तो प्लस का 3 जब भी ट्रांसफर होता है क्या हो जाता है माइनस का 3, और यहां से जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहां लगेगा रूट। लेकिन जिस दिन रूट के अंदर माइनस वाला नंबर आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया माइनस वाला आ गया, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी बोलते हैं, यानी इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। ये हम 4 वाला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का है उसमें देखेंगे, तो वहां पर आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने को मिलेंगे। नेचर ऑफ जीरोज मतलब जीरोज इक्वल आ रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं, या आपके डिफरेंट आ रहे हैं, या इमेजिनरी आ रहे हैं, उनमें हम क्या कर लेंगे ये काम करेंगे। तो यहां माइनस ही आएगा, हमेशा प्लस नहीं आ सकता, प्लस में इमेजिनरी वाली कंडीशन बन जाएगी। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको हो तो एक ही काम करना, जो भी आपके पास में पॉलिनोमियल्स है उसको किसके इक्वल में करना है 0 के इक्वल में करना है। तो यहां से t² निकालोगे, माइनस का 15 ट्रांसफर होगा बेटा किसका हो जाएगा प्लस का 15, और जिस दिन यहां से स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और रूट में लग जाएगा आपका 15। और जिस दिन आपने एक ले लिया पॉजिटिव साइन और एक ले लिया आपने नेगेटिव साइन, उस दिन t की वैल्यू पॉजिटिव लेते यहां आएगी रूट का 15, और जिस दिन आपने माइनस लिया उस दिन आएगा माइनस का √15। ये बातें होगी इसकी t की। तो आप इसमें लिख दोगे 100 जीरोज, अल्फा की वैल्यू होगी रूट का 15 और बीटा की वैल्यू आपके पास में होगी माइनस का √15। ये तो हमारे पास आ गए इसके जीरोज। अब इसका करेंगे हम वेरीफाई। क्या करेंगे बेटा वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई में आप देखना, वेरीफाई में आपके पास एक पॉलिनोमियल से t² माइनस का 15, यहां से a की वैल्यू 1 है, इस t² का कोएफिशिएंट कितना है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता है 1। अब t वाली टर्म आई नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और c की वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस का 15। क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 15। और अगर आप में सबसे पहले निकालोगे सम ऑफ जीरो जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, वो फॉर्मूला बनेगा माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू बेटा है आपके पास में √15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का √15। ये यहां रही इक्वल में, माइनस तो साइन है ही आपके पास में, b की वैल्यू है आपके पास में 0 और ये है 1। ये देखो प्लस का √15 ये माइनस का √15 कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा 0 माइनस आता है ये आपका जीरोज, यानी कि बीटा। फॉर्मूला बनेगा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या c/a। तो अल्फा आपके पास 0 मल्टीप्लाई बीट सॉरी अल्फा आपके पास में है रूट का 15, बीटा c आपके पास में है 0 माइनस का 15 और a है आपके पास में 1। रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर से करने पर रूट क्या हो जाता है जब रूट के अंदर नंबर सेम हो। तो √15 को √15 से करोगे ये हो जाएगा बेटा 15, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, और 1 का डिवाइड जब -15 में करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 15 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा वेरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया वेरिफिकेशन। ये हमने 4 और 5 इसके क्वेश्चन कर लिए, और आपको इसमें ये कंडीशन दे रखी थी कि यहां पर आपके कभी तो कांस्टेंट गायब था, कभी बी गायब था, मतलब कभी सी गायब था कभी बी गायब था, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म तो होगी, और अगर स्क्वायर वाली नहीं होगी तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा तो फिर इसके 2 जीरोज आने इम्पॉसिबल है। आपको 2 जीरोज अल्फा और बीटा ही निकालने, इसके अंदर क्या करने अल्फा और बीटा ही फाइंड करने हैं। और अगर आपको अल्फा और बीटा निकल जाएंगे तो फिर इसके अंदर कंडीशन होती है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार जीरोज को सम करना है, फॉर्मूला बनेगा माइनस का b/a, और एक बार जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा c/a। इसका एक क्वेश्चन और है, अब जो फर्स्ट का 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो 3x² माइनस x माइनस 4। अब ये क्वेश्चन आपके मिडल टर्म स्प्लिट वाला आ गया, तो इसमें आपको पहले काम करना 3x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको काम ये करना है कि
दो कंडीशन होती है, एक तो होती है प्लस और माइनस वाले। मैं इस नंबर में प्लस और माइनस करूं तो मेरे पास -1 आना चाहिए, बीच वाली टर्म आनी थी। और मल्टीप्लाई करने पर जब मैं इस नंबर 3 को इस -4 से करूंगा तो -4 आना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास है यहां पर 3x² और यहां है -4 इक्वल में 0। इस टर्म को मेरे को 2 पार्ट में क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट ऐसे करने, मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए और प्लस करने पर क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं +3x और -4x। देख लो, -4 को 3 से करोगे -12 आ रहा, -4 में से 3 जाएगा, -1 हो जाएगा। तो एक बेटा पेयर ये बन गया, एक आपका ये बन गया। इसमें 3 भी कॉमन है, यहां पर भी 3 है, 3 आपका कॉमन हो जाएगा। यहां भी x है, यहां भी x है, x कॉमन हो जाएगा। तो 3 तो कॉमन हो गया, x² में से x ले लिया, x बचा प्लस 3x का 3x में डिवाइड कितने टाइम्स, 1 टाइम्स हो गया। अब जैसा यहां है वैसा का वैसा यहां भी होता है, ये फैक्टराइजेशन का रूल है। अब यहां साइन किसका, माइनस का, तो यहां माइनस का आ जाएगा। अब यहां 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 4 आपका आ गया कॉमन, बाकी कोई कॉमन है नहीं इसके अंदर। वापिस ये बाहर आ जाएंगे इधर, तो आप लिखोगे x + 1 और इधर हो जाएगा 3x - 4 इक्वल में 0। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, यहां से x + 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 की इक्वल, यहां से 3x - 4 की वैल्यू हो जाएगी 0 की इक्वल। यहां से x की वैल्यू प्लस का 1 जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। और यहां से हो जाएगा 3x इक्वल में -4 ट्रांसफर हुआ प्लस का, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/3। तो ये बेटा मेरा अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा। तो मेरे पास अल्फा और बीटा मैंने इसमें क्या कर लिया, जीरोस फाइंड कर लिए हैं। अब क्वेश्चन में कोएफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन आपको पूछा गया तो वो आपको इसमें करना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में आपके पास में इक्वेशन लिखी हुई है 3x² - -4। मुझे a की वैल्यू चाहिए। a x² का कोएफिशिएंट होता है 3 है, b होता है x का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू है -1 और c होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है आपके पास में -4। अल्फा की वैल्यू आपके पास में है -1, सम ऑफ जीरोस करोगे, प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास में 4/3 इक्वल में हो जाएगा माइनस, और -1 पहले से है और a की वैल्यू हो जाएगी 3। जब इसका 3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3 + 4 इक्वल में ये हो जाएगा 1/3। सॉल्यूशन करोगे, प्लस में से 4 में से 3 जाएगा, 1/3 इक्वल में हो जाएगा 1/3। ये आपके पास में क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है -1 × 4/3 इक्वल हो जाएगा c मेरे पास में -4, a मेरे पास में 3। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 अपॉन में हो गया 3, ये हो जाएगा -4/3। तो ये हमने इसका क्या कर दिया बेटा, वेरिफिकेशन कर दिया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहले हमने अल्फा और बीटा निकाले, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इसका क्या कर दिया, हमने जीरोस कर दिया। ये आपके 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी आए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट तो आना ही चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस और माइनस करने पर ये आए। और हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालना सीख लिया। वेरीफाई कहे तो ही करना, वरना वेरीफाई आपको नहीं करना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उल्टा था कि आपको पॉलिनोमियल्स देके जीरोस पूछ रहा था, अगले वाले में है जीरोस देके आपसे क्या पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल्स पूछा जाएगा। वो हम करते हैं आगे की क्लास में। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड में आपको सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा आपको पहले से ही पता है और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो सेकंड क्वेश्चन 1/4 आपके सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और -1 है आपके पास अल्फा बीटा की, और आपको पूछा गया इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर का। तो पहले तो हम लिख देते हैं गिवन। आपके पास में गिवन है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/4 और आपको एक दे रखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है आपके पास में -1 और आपसे पूछा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आप लिख दोगे वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा इक्वल में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको जीरोज देखकर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मैंने इंट्रोडक्शन जब पढ़ा है तो उसका एक क्वेश्चन भी करवाया था। दो कंडीशन बनती है, या तो आपको अल्फा दे रखा और बीटा दे रखा हो, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछे तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालना पड़ेगा और पहले फिर अल्फा और बीटा का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा दिया गया। इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज पहले से ही कर दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम करोगे ना तो उसने बोला 1/4 ही आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसने कहा माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस का क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो मेरे सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना, मैं एक्स स्क्वायर की जगह मेरे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 1/4 और साइड में मल्टीप्लाई में चल रहा है एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास में -1 इक्वल में हो जाएगा 0। आगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x/4 प्लस और माइनस होता है माइनस का 1 इक्वल में हो गया 0। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी क्या बेटा 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 को 4 से x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x, फिर है माइनस 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ये बेटा इधर जिस दिन मल्टीप्लाई होगा उस दिन कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से 0 4 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आएगी और इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल में 0। क्योंकि ये मैंने 4 का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हो गया 0। और ये है आपके पास में इट इज required quadratic polynomials। it is required quadratic polynomials। जो आपको रिक्वायर्ड था कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देने के बाद आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था वो आपके पास में आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इक्वल में 0। कंप्लीट प्रोसेस है इसका कि जब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको पहले से गिवन हो तो आपको इस प्रकार का ही काम करना है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल चीजें क्लियर होगी। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो दे रखा √2 और एक आपको दे रखा 1/3। एक दे रखा आपको √2 और एक दे रखा आपको 1/3। तो आपको ये दिया गया है कि सम ऑफ जीरोज तो दे रखा √2, सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा बेटा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा आपको 1/3 और आपसे पूछा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये बातें तो बाकी सेम काम आ जाएगी, मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूं कि आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे रखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास में √2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। मैंने बोला था अपॉन में कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ हो ही नहीं सकता, आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा एलसीएम। तो इसके अपॉन में 1 है, यहां पर भी आपका क्या है 1। तो इस इक्वेशन का पूरा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 3। तो 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स 3 को ऊपर वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर। अब साइन यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस। जब 1 का डिवाइड 3 में करोगे 3 टाइम्स 3 को √2 से करोगे 3√2 और पीछे क्या चल रहा x और प्लस का 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम्स 1 को 1 से करोगे 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। जिस दिन 3 इधर क्रॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो आप ये इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल में क्या बच गया बेटा 0, क्योंकि 3 उधर जाने पर क्या हो गया 0। और ये है आपकी it is required quadratic polynomials। it is required quadratic polynomials। सीधा सिंपल सा है, आपको जो जो काम दे रखा है आप वो काम लिख दें और आपके पास में एक फॉर्मूला होता है ये वाला,
ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन का क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपको सम ऑफ जीरोस, तो इसने कहा कि जीरो है, कि सम ऑफ जीरोस करोगे जीरो आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो √5 आएगा। क्या आएगा? √5 आएगा। और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा गया, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई, साथ में एक्स चल रहा है, प्लस अल्फा बीटा हो गया आपके पास में √5 इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये तो कंप्लीट अब 0 बन गया तो कोई लेना देना है नहीं, प्लस में हो जाएगा √5 इक्वल में हो जाएगा आपके 0। ये आपके सामने क्या आ गया? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया जो आपको रिक्वायर्ड है। लिख देना इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन छोटा सा ही है बिल्कुल, ये हमने इसका कर लिया। अब इसका हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है कि 1,1। इसने कहा सम ऑफ जीरोस भी आपका 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है? 1 है। सम ऑफ जीरोस भी कितना है? 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है? 1। और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपके सामने फॉर्मूला पड़ा है। तो फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 1 इक्वल में हो जाएगा 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस का 1 इक्वल में 0। तो ये आपके सामने एक आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या आ गया बेटा? एक आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो आपको रिक्वायर्ड। 4 क्वेश्चन भी बड़ा छोटा सा ही है, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसका जो 5 वाला क्वेश्चन है, 5 वाले क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो सम ऑफ जीरोस है वो है आपका माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है प्लस का 1/4। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा 1/4। ठीक है, तो इक्वेशन पुट करते हैं वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 और एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया 1/4 इक्वल में हो गया 0। इक्वेशन आगे सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ऊपर बचेगा एक्स, नीचे आएगा 4 प्लस का 1/4। यहां 1 है तो एलसीएम आएगा 4 इक्वल में क्या हो गया बेटा? 0। 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स, 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम्स, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम्स, 1 को वापस 1 से करोगे 0, 1 हो जाएगा। जिस दिन ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस तो ये इक्वेशन पूरी क्या बन जाएगी? 0। तो ये बन जाएगा आपके पास में 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल में क्या बनेगा बेटा? 0 बनेगा, क्योंकि ये जब इधर क्रॉस होगा 0 से 4 मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो आपके सामने जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स है वो आपके सामने ये आया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था और अब ये क्वेश्चन नंबर 6 और बचा है, तो छोटा सा ही है, ज्यादा उसमें भी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। तो 6 में क्या क्या वैल्यू है आपके सामने? एक है आपके सामने 4 और एक है आपके सामने 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 और सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। अब आप कहोगे सर पहले वाले को आप सम ऑफ जीरोस क्यों ले रहे हो बाद वाले को? तो बेटा इसने क्वेश्चन में ये बोला फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले नाम आया वो पहली वाली वैल्यू, जो बाद में नाम है वो बाद वाली। इसने सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ पहले दिया, सम ऑफ पहले दिया, इसका मतलब पहले वाला आपको लेना। इसमें उल्टा उल्टा ले लिया फिर मान वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन में? चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है आपके पास में 4, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा आपके पास में 1 इक्वल में हो गया 0। ये आपके सामने आ गई इक्वेशंस। आप लिख दोगे इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चाहिए थी वो आपके सामने रिक्वायर्ड होगी। और ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। एग्जाम्पल आपके 3 एग्जाम्पल दे रखे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को घर पे आराम से करोगे। पहले तो सम ऑफ जीरो, पहले तो आप इसके जीरोज निकालोगे अल्फा एंड बीटा, फिर इनका रिलेशनशिप चेक करोगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। और इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है एक्स स्क्वायर
माइनस का 3, अभी हमने पहले इसी वीडियो में किया था टी स्क्वायर माइनस 15 वाला, टी स्क्वायर माइनस 15 वाला। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो है 4 कोमा माइनस 3, 4 कोमा आपके है माइनस 3। तो ये तो 4 कोमा माइनस 3 ये वाला क्वेश्चन कि सम ऑफ जीरोज है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका माइनस 3। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, और ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसमें आपको एक अल्फा निकालना है, क्या निकालना बेटा, बीटा निकालना। अल्फा और बीटा को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ, और इसमें हमने 2 पार्ट में कंप्लीट इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया, और ये चैप्टर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।